दोस्तों, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। और आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राहुल गांधी जिस अंदाज में बोले, और सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी ने पूरी तरीके से जकड़ लिया है, उस मुद्दे को ना केवल राहुल गांधी ने जकड़ा है, बल्कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी की नस दबा दी। और अब बीजेपी के पास में सिवाय छटपटाने के और कुछ बचा नहीं। राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुंचे। संविधान सम्मेलन था और वहां पर राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ी चीज, सबसे मजबूत बात रखी, वो रखा कि जातीय जनगणना होगी और ये होकर के रहेगी। जिस मजबूती के साथ में राहुल गांधी ने इस पर जोर दिया, वाकई ये दिखाता है कि राहुल गांधी इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ में राहुल गांधी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिलों में वो बात अब नीचे उनके दिलों में उतर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह होकर के रहेगा, ये जातीय जनगणना होकर के रहेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जनता का ऑर्डर आ गया है। हिंदुस्तान के अंदर से आवाज आ रही है और वो आवाज हम सुनने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और ऑर्डर को लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरा प्रधानमंत्री करेगा। इतनी मजबूती के साथ में आप याद करिए और मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी बात किसी और दूसरे नेता के मुंह से आपने सुनी है जो जातीय जनगणना को लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, वो होकर के रहेगी, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा सोशल इकोनॉमिक सर्वे वो भी होगा। यानी मोदी जी कह रहे थे कि ये तो पैसा लूट लेंगे, ये भैंस चोरी कर ले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जो मर्जी बातें बोलते रहे, लेकिन सोशल इकोनॉमिक सर्वे होगा कि किसके पास में पैसा नहीं है, हम उसको पैसा पहुंचाएं। जिसके पास में पैसा नहीं है, हम उसकी गिनती करेंगे, हम उसको चिन्हित करके ऊपर लेकर के आएंगे। और ना ही इंस्टीट्यूशनल सर्वे जो है वो रुकेगा। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि जो 50% का बैरियर, आरक्षण के ऊपर 50% का बैरियर है, उसको भी खत्म करके रहेंगे, वो भी बचेगा नहीं, और ये होगा ही होगा, इसे रोका नहीं जा सकता है। और ये काम हम नहीं कर रहे हैं, आप मत सोचिए कि राहुल गांधी और ये सब लोग ये काम कर रहे हैं, नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर से आवाज आ रही है, हम उस आवाज को सुन रहे हैं बस। और ये जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, ये हिंदुस्तान के अंदर से आ रही है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से आ रही है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। अब अगर कोई सोचे, मैं आपको बता देता हूं, पॉलिटिकल बात बता देता हूं, आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे। इसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना मेरे लिए राजनीति नहीं बल्कि मेरा मिशन है, और यह मिशन मैं करके रहूंगा। जातिगत जनगणना को मैं एक हथियार की तरीके से समझता हूं और मैं इसको हर हाल में करके रहूंगा। तो बड़ी एकदम क्लैरिटी के साथ में राहुल गांधी ने बिल्कुल एक मोटी लाइन खींच करके रख दी है कि अब इससे नीचे नहीं जाना है, इससे पीछे नहीं जाना है। और जब इतनी मोटी लाइन, इतनी बड़ी लाइन आप खींच करके देश के सामने रखते हैं, देश को बताते हैं कि देखिए ये है मेरा एजेंडा, और जिस जातीय जनगणना को लेकर के देश की 70%, 80%, 90% आबादी सीधे तौर पर उससे जुड़ी हुई है, तो आप बताइए कि राजनीति में वो मॉडल फेल हो सकता है क्या? जो सीरियस राजनेता होते हैं, उनकी लाइफ में
कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती है। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, ये आप मत सोचिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जब मैंने हजारों लोगों से बात की है, जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना, और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यह जातीय जनगणना मैं तब भी करूंगा अगर मुझे पॉलिटिकल तौर पर नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो भी मैं करूंगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कई बार यह होता है कि जो आपके इर्द गिर्द के नेता होते हैं वो आपको आकर के समझाते हैं, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, फला राज्य में इतने लोगों की इतनी आबादी है, फला राज्य में इस वर्ग की इतनी आबादी, ऐसा मत करिए। अगर आपने ऐसा किया, फला राज्य के अंदर अगर आपने ज्यादा एससी की टिकट बांट दी, अगर एसटी की टिकट ज्यादा बांट दी तो फिर नुकसान हो जाएगा चुनाव में। हम चुनाव जीत रहे हैं, अभी ये टिकट दीजिए, अभी उस जाति को टिकट दीजिए, अभी इसको मत दीजिए। तो राहुल कह रहे हैं कि अगर मुझे राजनीतिक तौर पर नुकसान भी होगा तो भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। मोदी जी के साथ साथ आज राहुल गांधी ने अमित शाह को भी नहीं छोड़ा, और राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी जो मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो महाराजा वाला, शहंशाह वाला मॉडल है, और आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं। चुनाव के एकदम बाद में हिंदुस्तान के गरीब किसानों ने सिर झुकाव के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आगे मत्था झुकाने के लिए आपको मजबूर कर दिया। मतलब आप अपने आप में समझ रहे थे चुनाव से पहले कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे पहले लगता था कि मेरी मां ने मुझे पैदा किया है, अब तो मुझे लगता है कि मुझे विशेष काम के लिए भगवान ने भेजा है। मतलब आप अपने आप को एक शहंशाह, राजा वाली फील्ड में लेकर के चल रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद इस देश की जनता ने आपको उस संविधान के आगे माथा टिकाने के लिए, झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। इसको बचाने का है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का प्रोटेक्शन है, किसानों का, मजदूरों का ये प्रोटेक्शन है। इसके बिना जैसे पहले होता था राजा महाराजा के टाइम में, जो मूड में आता था कर देते थे। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। आज राहुल गांधी ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। अक्सर वो मीडिया के ऊपर भी सीधे इधर उधर नहीं, बल्कि सीधी यो वर्कर मीडिया के ऊपर भी फेंकते हैं। और राहुल ने कहा कि भाई ये जो मीडिया है वो 90% लोगों का मुद्दा ही नहीं उठाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल ने अब सीधा संवाद स्थापित कर लिया है, लोगों के साथ में सीधा संवाद वो स्थापित कर लिया है। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? बस मेरे चैनल पे आ रहा है।
और किसी चैनल पे नहीं आ रहा। आप चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे। और ये देश को चलाते हैं लोग। और फिर मीडिया में कहते हैं भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे, और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें, बेरोजगार हैं, भूख लग रही है। तो पूरा का पूरा मतलब डिस्कशन वही 10-15 लोगों में होता है। वही एंकर हैं, वही एक्सपर्ट हैं, वो 5-6 लोग हैं, वही बात बोलते रहते हैं एक दूसरे से, और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है। इसलिए ऐसे डिस्कशन बहुत जरूरी है कि भाई 90% क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं। मोदी जी अक्सर बात करते हैं डबल इंजन की, कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ विकास होगा। लेकिन राहुल ने आज कहा कि जैसे गाड़ी के इंजन में सिलेंडर होते हैं, वैसे ही हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर हैं, लेकिन काम सिर्फ एक ही सिलेंडर कर रहा है। यानी 90% लोगों को सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि देश सुपर पावर बन जाएगा। इसलिए हमने जातिगत जनगणना की बात उठाई है, ताकि लोगों को भागीदारी मिल सके। गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें सिलेंडर होते हैं। मोटरसाइकिल में कभी 1 सिलेंडर होता है, 2 सिलेंडर की होती है, ट्रक 8 सिलेंडर की, 10 सिलेंडर की होती है। हिंदुस्तान में मान लो हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर है, काम सिर्फ 1 सिलेंडर कर रहा है। मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और उनकी सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। 1 सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है। कह रहे हैं भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं। हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। राहुल सिर्फ आज की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक तरीके से बात कर रहे हैं कि हम ये जातीय जनगणना तो करवाएंगे ही, लेकिन उसके आगे क्या मिलेगा। अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि लोग ये मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, आप हमको कलकत्ता लेकर के जा रहे हैं, लोग आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब तक लोगों को आप ये नहीं बताएंगे कि कलकत्ता जाकर के क्या नौकरी मिलेगी, कलकत्ता जाकर के आपके साथ में क्या किया जाएगा, आप बॉम्बे जा रहे हैं, आप दिल्ली आ रहे हैं, आप लखनऊ जा रहे हैं, आपको वहां जाकर के क्या काम दिया जाएगा, तब तक आपकी गाड़ी में कोई चढ़ता नहीं है। और राहुल ने इसीलिए आज कहा कि ये जातीय जनगणना तो पहला स्टेप है, पहला स्टेप हम पूरा करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, कलकत्ता पहुंचेंगे, और उसके बाद में दूसरा स्टेप है भागीदारी का। और भागीदारी मिलेगी यानी लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जातीय जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। और हम सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है,
आप ये मत सोचिए कि आइडिया ये है कि भैया जाति जनगणना हो गई, उसमें सबकी गिनती हो गई और बात वहां खत्म हो जाएगी। नहीं, ये मेरा विजन नहीं है। ये पहला कदम है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है। मतलब हम ये समझना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए बचने का रास्ता राहुल गांधी छोड़ नहीं रहे हैं। हर तरीके से नरेंद्र मोदी को अब चौतरफा घेर करके राहुल गांधी यहां पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी राहुल गांधी के इस दाव से, इस दावे से कैसे बचती है, क्योंकि ना यह दाव ऐसा है जो खाली चला जाए और राहुल गांधी का जो दावा है उसको कैसे बीजेपी खारिज करवाती है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहरहाल राहुल गांधी ने जो बात यहां पर कही है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, और क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार वो राहुल गांधी की इस बात से आगे की कोई बात देश के लोगों के सामने रख सकती है? क्या नरेंद्र मोदी देश की सिस्टम में है, सरकार में है, क्या वो जातीय जनगणना करवा पाएंगे? क्योंकि अभी जनगणना होनी बाकी है और जनगणना के अंदर अगर जातीय जनगणना नरेंद्र मोदी ने कराई तो फिर बात होगी भागीदारी की। तो पहली तो स्टेप यही है कि क्या नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना करवा सकते हैं या नहीं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, क्या भागीदारी फिर वो दे पाएंगे? और अगर ये दोनों नहीं हुए तो मोदी जी का क्या होगा? क्या कुर्सी बचेगी या एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा? आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।